प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। सबसे पहले जानते हैं क्षेत्रीय परिदृश्य का अर्थ। क्षेत्रीय परिदृश्य वो परिदृश्य है जो निश्चित भौगोलिक सीमा, भूमि, स्थान, प्रयोग क्षेत्र या निरीक्षण क्षेत्र में स्थित समाज का किया गया क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित चित्रण है। क्षेत्रीय परिदृश्य का अर्थ है समाज की संरचना और उसके कार्यों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके वर्णन और व्याख्या करना तथा उसका यथार्थ विवरण तैयार करना है। क्षेत्रीय परिदृश्य के उद्देश्य। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य समय समय पर तथ्य एकत्र करके समाज की स्थिति को प्रस्तुत करना है। इसका उद्देश्य समाज की व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है। यह सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय तथ्य एकत्र करता है। इसका उद्देश्य संचयी ज्ञान के आधार पर आगे परीक्षण और निरीक्षण करना है। समाज की नवीनतम स्थिति बतलाना है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के स्रोत। भारतीय समाज और उसके विभिन्न अवयवों का क्षेत्रीय अध्ययन समय समय पर होते रहे हैं। उन विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्राप्त तथ्यों को एकत्र करके भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य तैयार किया जा सकता है। एन के बोस ने वर्तमान भारतीय समाज की संरचना के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन पर जोर दिया है। भारत सरकार द्वारा 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से जो जनगणना करवाई जाती है वह भी क्षेत्रीय परिदृश्य है, जिसमें जनसंख्या से संबंधित अनेक जानकारियां देखी जा सकती हैं। इरावती कर्वे ने भारत में बंधुत्व संगठन 1953 में संपूर्ण भारतीय समाज का बंधुत्व संबंधी पाठ्य एवं क्षेत्रीय परिदृश्य प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के घटक। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2, गंगा सिंधु का मैदान। नंबर 3, दक्षिण का पठार। नंबर 4, राजस्थान का मरुस्थल। नंबर 5, समुद्र का तटीय मैदान। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिन पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती हैं, जहां महात्मा आदि तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील यहाँ के पुण्य स्थल हैं। नंबर 2, गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई है। इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियाँ और प्रचुर खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। नंबर 3, दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भाग 3 और समुद्र से घिरा है। इस प्रदेश में अनेक धातुएं प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। यहाँ पे भी अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं और यहाँ की मुख्य फसल कपास है। नंबर 4, राजस्थान का मरुस्थल। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक प्राचीन है। उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और यह प्रदेश राजपूतों की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 5, समुद्र का तटीय मैदान। दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय भाग को कोंकण और मलाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है। हिंदुओं का पवित्रतम तीर्थ स्थल रामेश्वरम भी यहाँ पर स्थित है, जहाँ पे अनेक श्रद्धालु हर वर्ष दर्शनों के लिए आते हैं। नंबर 2, प्रजातीय परिदृश्य। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। घुरिये ने सांस्कृतिक कार्यों एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन प्रजातियों को 5 समूहों में विभाजित किया है। इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्व द्रविड़, मुंडा और मंगोलायड। इसी कारण से भारत को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा गया है। नंबर 3, धार्मिक परिदृश्य। धार्मिक दृष्टि से भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं।
1991 की जनगणना में 7 धर्म माने गए हैं: हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अन्य धर्मों को मानने वालों की तुलना में अत्यधिक है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा उपासना की जाती है। अनेक व्रत, तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है यहाँ पे। भारत में मुसलमानों के 2 संप्रदाय पाए जाते हैं, शिया और सुन्नी। ईरान के बाहर सबसे बड़े समूह में भारत में हैं। वैसे सुन्नी की तुलना में इनकी संख्या बहुत ही कम है। भारत में ईसाई, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में विभाजित हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिख धर्म को मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी हैं यहाँ पे। जैन धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ निवास करते हैं। पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते आए हैं। नंबर 4, भाषाई परिदृश्य। भारत के संविधान में 15 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त 3 भाषाओं को 1992 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। इन 18 भाषाओं का प्रयोग केवल सरकारी कार्य में किया जाता है। इन भाषाओं का उपयोग साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक सम्मान के लिए भी नहीं किया जाता। वह डोंगरी, अंग्रेज़ी, कांकड़ी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली और राजस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता देती है। वास्तव में सभी प्रमुख भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां होती हैं, जैसे हिंदी में अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, हाड़ौती, मगही, मालवी, निमाड़ी, पहाड़ी, राजस्थानी भाषाएं और अनेक बोलियां सम्मिलित हैं। 5वां, सांस्कृतिक परिदृश्य। भारत में सांस्कृतिक विशेषताएं धर्म, वेशभूषा, खानपान, रहन सहन, संगीत, नृत्य, लोकगीत, विवाह प्रणाली व जीवन संस्कार आदि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। महानगरों में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है तो ग्रामीण जीवन की अपनी ही भारतीय संस्कृति है। अनेक धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। इनकी अलग अलग प्रथाएं, रुचियाँ व इच्छाएं हैं। के.एस. सिंह ने लिखा है कि भारत में मात्र 20% जातियाँ शाकाहारी हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में लगभग 10% लोग शाकाहारी हैं और 90% लोग मांसाहारी हैं। शाकाहारी का प्रतिशत वैष्णव, आर्य समाजी और जैन समुदाय के कारण इतना है। नंबर 6, जातीय एवं जनजातीय परिदृश्य। भारतीय समाज में जाति के आधार पर विभिन्नता के दर्शन होते हैं। भारत में अनुमानतः 4635 जातीय समूह हैं। 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 72.8% जनसंख्या गांव में रहती हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। उनका जीवन सीधा, सरल, कृत्रिमता से रहित और स्वाभाविक होता है। दूसरी ओर नगर है जिनके निश्चित व्यवसाय, खानपान, रीति रिवाज और वैवाहिक संबंध आदि होते हैं। विभिन्न जातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं। 751 अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त 635 अनुसूचित जनजातीय समूह की भी अपनी संस्कृति है। कुछ जनजातियां आदिम अवस्था में ही रहती है, जबकि कुछ ने आधुनिक सुख साधनों को अपना लिया है। देश के सभी भागों जैसे उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और आसाम आदि में ये लोग निवास करते हैं। 7वां, सामाजिक परिदृश्य। भारत में समाज की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं हैं। यहाँ विवाह, परिवार, संपत्ति और सामाजिक जीवन में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं एक विवाह का प्रचलन है तो कुछ लोगों में बहुविवाह मान्य है। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार दोनों ही भारत में मिलते हैं। संपत्ति की दृष्टि से भी विविधता पाई जाती है। जैसे कहीं पितृवंशीय परिवार हैं जिसमें संपत्ति पर पुरुष का अधिकार है, तो कहीं मातृवंशीय परिवार हैं जहाँ पे संपत्ति की अधिकारी पुत्री होती हैं। दक्षिण भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को देखा जा सकता है। नंबर 8, अभिजात और जनसाधारण। भारत में 2 वर्ग, अभिजात और जनसाधारण देखे जा सकते हैं। यहाँ जनसाधारण वर्ग का प्रतिशत ऊंचा और अभिजात वर्ग का प्रतिशत निम्न है। जनसाधारण स्वदेशी संस्कृति के पोषक, सामान्य शिक्षा प्राप्त और परंपरावादी भारतीय शैली को अपनाने वाले होते हैं, जबकि अभिजात वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त, विदेशी व अत्याधुनिक संस्कृति और उच्च व्यवसाय वाले होते हैं। भारत में शिक्षितों का प्रतिशत 65.38 है, जो अन्य देशों की तुलना में कमी है। इन दोनों की परंपराओं, व्यवहारों और जीवन शैली आदि में बहुत अंतर होता है।
इन दोनों के मध्य संचार या कम्युनिकेशन भी कम ही पाया जाता है। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य एवं महत्व। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य किसी निश्चित भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक जीवन से संबंधित अवलोकित यथार्थ तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं आदि का परिदृश्य तैयार करना होता है। क्षेत्रीय परिदृश्य किसी समाज या समुदाय विशेष की तात्कालिक एवं व्याधिकीय समस्याओं के निदान एवं समाधान के उद्देश्यों को लेकर उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां एवं समाधान की योजना प्रदान करना है। क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेषताएं। क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तुनिष्ठता। क्षेत्रीय परिदृश्य समाज से संबंधित विषय या प्रकरण का वस्तुनिष्ठ चित्रण होता है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात या झुकाव देखने को नहीं मिलता। जैसी परिस्थितियां होती है उसका यह ज्यों का त्यों चित्रण होता है। नंबर 2, प्रत्यक्ष अवलोकन। क्षेत्रीय परिदृश्य की दूसरी विशेषता इसका प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा एकत्र तथ्यों पर आधारित होना है। वह वैज्ञानिक घटना की वास्तविक जानकारी स्वयं देखकर एकत्र करने का प्रयास करता है। नंबर 3, कारणात्मक। क्षेत्रीय परिदृश्य में जिन कारकों का वर्णन एवं व्याख्या की जाती है वे परस्पर कारण प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसी को कारणात्मकता का गुण कहते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में अनेक विकास योजनाओं, कार्यक्रमों के निर्माण एवं मूल्यांकन आदि में क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेष उपयोगिता है। नंबर 4, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित। सामग्री के 2 स्रोत होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक सामग्री संकलन की विधियां हैं अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, क्षेत्रीय सर्वेक्षण आदि। द्वितीयक सामग्री वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों में से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो और बाद में अन्य शोधकर्ता काम में लेते हैं। द्वितीयक सामग्री दूसरों के द्वारा एकत्र सामग्री होती है, जैसे लिखित प्रलेख, व्यक्तिगत प्रलेख, सार्वजनिक प्रलेख, डायरियाँ, संस्मरण पत्र, पत्रिकाएं, अभिलेख आदि। इन स्रोतों का उपयोग पाठ्य परिदृश्य तैयार करने के लिए किया जाता है। ये कम विश्वसनीय, प्रमाणित और सत्य होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय परिदृश्य प्राथमिक सामग्री पर आधारित होते हैं, इसलिए ये अधिक सत्य होते हैं। नंबर 5, जांच संभव। क्षेत्रीय परिदृश्य सामग्री के प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होते हैं, इसलिए इनकी जांच बाद में करना ही संभव होता है। ये परिदृश्य वर्तमान में किए गए अध्ययन होते हैं, इसलिए इनकी सत्यता एवं प्रामाणिकता की जांच करना संभव है। अतः पाठ्य परिदृश्य की तुलना में क्षेत्रीय परिदृश्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय समाज से संबंधित कुछ प्रमुख क्षेत्रीय परिदृश्य के उदाहरण इस प्रकार हैं। D.N. मजुमदार के अनुसार कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन द इंडियन विलेज, श्यामाचरण दुबे इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इरावती कर्वे भारत में बंधुत्व संगठन आदि। नंबर 6, सत्य, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। क्षेत्रीय परिदृश्य क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित होते हैं तथा कारणात्मक अन्वेषण का परिणाम होते हैं, इसलिए सत्य और प्रमाणित होते हैं। इन परिदृश्यों की पुनः जांच संभव है और ये वर्तमान समाज के अध्ययन होते हैं, इसलिए प्रमाणित भी होते हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य की उपयोगिताएं एवं महत्व। क्षेत्रीय परिदृश्य की अनेक उपयोगिताओं के कारण यह विज्ञान जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परिदृश्य ज्ञान का विकास करता है, वर्तमान समाज की पूर्ण जानकारी देता है, सिद्धांतों की खोज करता है, अवधारणाओं का विकास करता है। श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के अध्ययन के आधार पर ब्राह्मणीकरण फिर संस्कृतिकरण की अवधारणाओं का विकास क्षेत्रीय परिदृश्य से प्रभावित होकर किया था। बाद में इन्होंने भारतीय समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन, व्याख्या और रूपांतरण के अध्ययन के लिए पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रतिपादित की थी। भारतीय क्षेत्रीय परिदृश्य ने अनेक भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों को क्षेत्रीय और आनुभविक अध्ययन के लिए प्राथमिक आधार प्रदान किया है। क्षेत्रीय परिदृश्य की सहायता से नवीन तथ्यों का संकलन तथा खोज की जा सकती हैं
उनके आधार पर पुराने सिद्धांतों, योजनाओं, उद्देश्यों आदि की जांच की जा सकती है तथा नवीन सिद्धांतों का निर्माण एवं नवीन योजनाओं और उद्देश्यों को निश्चित किया जा सकता है। भारतीय समाज के अध्ययन में क्षेत्रीय परिदृश्य का अपना महत्व एवं स्थान है। धन्यवाद।